स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज की क्लास में मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाऊंगा। एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जहां से 12th क्लास का सिलेबस शुरू होता है। लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था वो 12th क्लास के सिलेबस में नहीं था। इस बार वो कट हो चुका है। यहां से 12th क्लास का सिलेबस शुरू होता है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? रिफ्लेक्शन में क्या था? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता था कि लाइट एक सरफेस से टकरा के लौट जाती थी, बट रिफ्रैक्शन में क्या होता है? लाइट लौटती नहीं है, एक मीडियम से जाकर दूसरे मीडियम में चली जाती है। अब जैसे मान लो एक सरफेस है, ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये सरफेस के ऊपर नॉर्मल है। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है? लाइट आती है और आने के बाद दूसरे मीडियम में चली जाती है। दूसरे मीडियम में जाने के बाद अपने पाथ को भी चेंज करेगी, रास्ते को भी चेंज करेगी। तो रास्ते को चेंज करने में या तो सरफेस है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्शन, तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल है। और अगर इंसिडेंट रे दूसरे मीडियम में जाने के बाद नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है तो समझ जाना ये मीडियम डेंसर है और ये मीडियम रेयर है। रिफ्रैक्शन में जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो लाइट मीडियम में जाने के बाद, डेंसर मीडियम में जाने के बाद नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। यानी कि इंसिडेंट एंगल, ऐसे समझो, रिफ्रैक्टेड एंगल इंसिडेंट एंगल से कम हो जाता है। कब? जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है। लेकिन अगर यही लाइट, ध्यान से देखना, ये डेंसर मीडियम हो, ये रेयर मीडियम हो, अगर ये लाइट यूं जा रही है और फिर और नॉर्मल से अवे हो गई, तो याद रखना ये तभी पॉसिबल है जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है, तो नॉर्मल से और दूर भाग जाती है। ये आपका इंसिडेंट एंगल, ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल। यहां रिफ्रैक्टेड एंगल इंसिडेंट एंगल से ज्यादा हो जाता है। पॉइंट को याद रखना इन सब बातों को। तो रिफ्रैक्शन में रेयर से डेंसर जाएगी लाइट तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और डेंसर से रेयर जाएगी लाइट तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। यहां रिफ्रैक्टेड एंगल इंसिडेंट एंगल से ज्यादा होगा, यहां रिफ्रैक्टेड एंगल इंसिडेंट एंगल से कम होगा। तो ये है रिफ्रैक्शन, याद रखना। The light changes from one medium to another medium, then either it bends towards the normal or it bends away from the normal. दोनों केस वो डिपेंड करता है रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर। और सुनो, जब लाइट दूसरे मीडियम में आती है, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी तो एक पॉइंट को क्लियर करना बेटा, लाइट की स्पीड सी से करते हैं, लाइट की वेवलेंथ लैम्डा, ये चेंज हो जाती है, बट लाइट की फ्रीक्वेंसी वो कांस्टेंट रहती है। जब लाइट रिफ्लेक्ट होती थी तो सब कुछ फिक्स होता था, कुछ नहीं बदलता था, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो उसी मीडियम में होता था। बट रिफ्रैक्शन जब होता है तो मीडियम बदल जाता है, तो मीडियम बदलने से स्पीड और वेवलेंथ पे फर्क पड़ जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइट की फ्रीक्वेंसी दोनों मीडियम में सेम रहेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब जब मीडियम, मान लो एक एग्जांपल मैं समझाऊं, जैसे एक एग्जांपल, ये लाइट आए, ये यहां चला है, दो मीडियम है। हर मीडियम के बारे में बता दो। जो मीडियम होता है, हर मीडियम का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसे म्यू कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, हर मीडियम का। अब क्या बताया गया, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो निकालने का तरीका होता है C0/C। बोलोगे ये क्या चीज है सर? मैं बता दूं क्या चीज है। ये फॉर्मूला का मतलब ये हुआ कि जिस मीडियम का निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या करो, लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸, और जिस मीडियम में निकालनी है उससे डिवाइड कर दो। पॉइंट इज क्लियर। तो अपने आप निकल के आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का।
फिर मैं आपको बताऊं, लाइट की स्पीड मीडियम के म्यू के साथ इनवर्सली होती है। म्यू जितना ज्यादा होगा लाइट की स्पीड उतनी कम होती जाएगी उस मीडियम में। वेवलेंथ लाइट की म्यू के इनवर्सली होती है, दोनों चीज, यानी कि मीडियम का म्यू जितना ज्यादा होगा स्पीड और वेवलेंथ उतनी कम होती जाएगी। और मैं आपको बता दूं, म्यू हमेशा डेंसर मीडियम का ज्यादा होता है, किससे? रेयर मीडियम से। अगर समझो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ज्यादा है तो बोल देना वो डेंसर है, कम है तो बोल देना वो रेयर है। और क्या याद रखोगे ध्यान से, जैसे जैसे म्यू बढ़ता है उससे वैसे स्पीड कम होती है, यानी कि रेयर मीडियम का म्यू कम होगा तो वहां स्पीड ज्यादा होगी, डेंसर का म्यू ज्यादा होगा तो वहां स्पीड कम होगी। तो डेंसर मीडियम की स्पीड और वेवलेंथ कम होती है और रेयर मीडियम में स्पीड और वेवलेंथ ज्यादा होती है, जबकि फ्रीक्वेंसी कैसी मीडियम में चले जाओ सेम होती है। इन सब बातों को ध्यान रखना, ठीक है। अब बच्चे इतना जब आपने पढ़ लिया डेंसर रेयर ये सब चीजें, एक बात मैं और आपको बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। ये जो म्यू है वो टेम्परेचर के साथ रिलेशन जान लो, टेम्परेचर की इनवर्सली होती है, यानी अगर टेम्परेचर भी बढ़ता है मीडियम का तो म्यू घटता है। 1 मार्क्स में आ सकता है टेम्परेचर के साथ म्यू का क्या रिलेशन है, तो बता देना, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे मीडियम का म्यू उतना कम होता जाएगा, यानी वो रेयर मीडियम की तरफ जाने लगेगा, उसकी डेंसिटी कम होगी, डेंसर से वो रेयर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इस बात का ध्यान रखना कि म्यू की वैल्यू कम हो जाती है। इन सब बातों को ध्यान रखिएगा, सारे के सारे मैं भेजूंगा नोट्स में। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मीडियम बदल दो, कुछ भी बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन्स सेम। अब बच्चे मैं आपको एक बात बताऊं, मान लो 2 मीडियम है, एक म्यू1 और एक 2 मीडियम है 1 और 2। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। तो अगर मैं म्यू1 बाय म्यू2 लिखूं, इसका मतलब क्या हुआ? इट इज द रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम एंड सेकंड मीडियम। इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं, फर्स्ट मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, तो शॉर्ट में लोग ऐसे लिखते हैं, जिसका लिख रहे हैं जो ऊपर है वो नंबर में नीचे होगा, उल्टा है, और जिसके रिस्पेक्ट में वो ऊपर होगा। या लोग ऐसे भी लिखते हैं म्यू1 2। अगर साथ साथ लिखना चाहते हो तो जिसका ले रहे हो वो पहले, जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो वो बाद में, और ऊपर नीचे डायगोनल लिखना चाहते हो तो जिसका ले रहे हो, जिसका डिफाइन कर रहे हो वो नीचे है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो ऊपर। और अगर म्यू2 बाय म्यू1 लिखें तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम का रेशियो, दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो अगर लिखना चाहता है शॉर्ट में तो डायगोनली लिखोगे, तो जिसका ले रहे हो वो नीचे या जिसके रिस्पेक्ट में बता रहे हो वो ऊपर डायगोनली में, शॉर्ट में। और साथ साथ लिखना चाहते हो रेशियो को इस सिंबल में, तो जिसका ले बता रहे हो वो नंबर पहले, जिसके रिस्पेक्ट में वो नंबर बाद में। और याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या हुआ, 1 का 2 के रिस्पेक्ट में जो होगा वो 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, यानी फर्स्ट मीडियम का सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसकी उल्टी वैल्यू होगी सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या सीखा आपने, 2 मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो को रिप्रेजेंट करना। इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 तरह के मीडियम हमारे पूरे सिलेबस में मिलेंगे, सिर्फ 3 तरह के मीडियम ज्यादातर। एक मिलेगा एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेंगे, एक मिलेगा वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा बट हम लोग 1.33 लेंगे, एक मिलेगा ग्लास जिसका 1.5 लेंगे। हालांकि ग्लास के तो बहुत सारे टाइप होते हैं बट हम लोग 1.5 ही लिया करेंगे, अक्सर 1.5 लिया करेंगे ग्लास के केस में। फिर क्या बताएगा, देखो ना ध्यान से देखो, तो ग्लास सबसे ज्यादा डेंसर है, फिर वाटर है, फिर एयर है। तो तीनों मीडियम में अगर ज्यादा डेंसर देखा जाए तो कौन है? तीनों मीडियम में अगर ज्यादा डेंसर देखा जाए तो साफ दिख रहा है कि ग्लास इज मोर डेंसर देन वाटर, वाटर देन एयर। वैल्यू भी देख सकते हो आप। तो ये सब चीजें म्यू के बारे में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझिए। अब बच्चे एक टॉपिक है इसी रिफ्रैक्शन में, टॉपिक का नाम है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ
स्नेल्स लॉ क्या है? बहुत सिंपल सा पॉइंट है। देखो क्या है, जरा ध्यान से देखना। स्नेल्स लॉ के बारे में बताया जाता है कि किसी भी मीडियम के लिए म्यू और उस मीडियम के लिए साइन वैल्यू ऑफ एंगल, जो भी एंगल है, जो भी साइन ऑफ वहां पे जो भी एंगल बन रहा है, इंसिडेंट या रिफ्रैक्टेड, जो भी, उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है किसी भी दो मीडियम के लिए। जैसे मान लो ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, ये लाइट आया, मान लो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि μ2 ग्रेटर देन μ1 है। ये डेंसर है, ये रेयर है, तभी रेयर से डेंसर लाइट बोल गई। ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल। अब मान लो हम लगा दें स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है जरा सुनिए। किसी भी मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू, जैसे इस मीडियम के लिए, और इनटू साइन ऑफ उस मीडियम के लिए जो भी एंगल है, इस मीडियम के लिए क्या एंगल है? आई, तो μ1 इंटू साइन आई। किसी भी मीडियम का म्यू और साइन वैल्यू ऑफ उस मीडियम का एंगल वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इस मीडियम के लिए जो भी म्यू है μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू इधर वाले मीडियम के लिए जो भी है μ2 और कौन सा एंगल है? r, μ2 इंटू साइन r। ये है स्नेल्स लॉ। क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ म्यू एंड साइन ऑफ एंगल किसी भी दो मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है। अब इस मीडियम का म्यू जो भी है μ1 और उस मीडियम का साइन एंगल इज इक्वल टू इधर के मीडियम का म्यू, इधर के मीडियम का साइन एंगल, वो कांस्टेंट होगा। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, और कोई स्नेल्स लॉ नहीं है। ठीक है। अब बच्चे जब आपने ये पढ़ लिया स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कराना चाहता हूं, जरा सुनिएगा ध्यान से, मैं नोट्स में भी भेजूंगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एग्जांपल ये है कि मान लो ये एयर मीडियम, ये वाटर मीडियम, और ये लाइट अब थोड़ी सी बेंड हो गई, ये लाइट, ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, ये एयर है, ये वाटर है। एयर का तो अंडरस्टूड होता है, एयर का 1, बट वाटर का यहां गिवन नहीं। एयर का तो 1 होता है बट वाटर का गिवन नहीं। तो सबसे पहले हमें वाटर का म्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? लगा देंगे स्नेल्स लॉ। म्यू एयर इंटू साइन 45, इधर आ जाओ, म्यू वाटर इंटू साइन 30, एयर का 1, साइन 45 डिग्री 1/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। सॉल्व करोगे आराम से, म्यू आ जाएगा किसका? वाटर। अब देखो इसी में अगला डायग्राम, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्या है? एयर और ग्लास, फिर रेयर टू डेंसर यहां भी, रेयर टू डेंसर यहां भी, बट यहां टू ग्लास है। अब ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री। एयर का तो 1 होता ही होता है। अब ग्लास का निकालेंगे म्यू। फिर लगा दो स्नेल्स लॉ। क्या है? यहां पे लगाओ म्यू एयर इंटू साइन 60, इधर देख लो, इधर का म्यू ग्लास इंटू साइन 45। सॉल्व करके आराम से म्यू ऑफ ग्लास आ जाएगा। एयर का तो 1 होता है फिक्स है, बट वाटर में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वैल्यू चलती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती क्योंकि कई क्वालिटी होते हैं ग्लास का। तीसरा डायग्राम ध्यान से देखना। तीसरे डायग्राम में ये वाटर है और ये ग्लास है। ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल थीटा है। हमें इस एंगल की जानकारी अब नहीं थी। 3 डायग्राम, पहले ये डायग्राम दिया था, फिर ये डायग्राम दिया था, फिर ये डायग्राम दिया था और थीटा पूछा था, और म्यू सिर्फ एयर का पता था। तो पहले हमने इधर स्नेल्स लॉ लगाया, वाटर का म्यू निकाला, फिर हमने इसमें स्नेल्स लॉ लगाया, ग्लास का म्यू निकाला, फिर हमने इसमें स्नेल्स लॉ लगाने जा रहे हैं तो थीटा आएगा। लगा दो इसमें स्नेल्स लॉ, इधर वाटर है तो म्यू वाटर इंटू साइन 30, इधर लगा दो स्नेल्स लॉ म्यू ग्लास इंटू साइन थीटा।
आराम से सॉल्व करके यहां से क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें म्यू ऑफ वाटर और म्यू ऑफ ग्लास पता नहीं था, तो इन दोनों डायग्राम से स्नेल्स लॉ की मदद से पहले इन दोनों की वैल्यू निकाल दी, फिर यहां पे स्नेल्स लॉ लगाकर थीटा निकाल दिया। दैट वाज द क्वेश्चन। एनसीईआरटी का सवाल है, अच्छा सवाल था। मैं इसको भेजूंगा नोट्स में, राइट, देख लेना। अब बच्चे स्नेल्स लॉ पे ही, स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्नेल्स लॉ नहीं समझ में आएगा तो आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं पढ़ सकते होगे। अब स्नेल्स लॉ के टॉपिक में ही जैसे एक क्वेश्चन है, फॉर सेम इंसिडेंट एंगल, ध्यान सुनना, फॉर सेम इंसिडेंट एंगल द रिफ्रैक्टिंग एंगल of three medium A, B and C are 15 degree, 35 degree, 40 degree. So, सुनो, एक ही इंसिडेंट एंगल है बट तीन अलग अलग मीडियम में डाला गया है। एक मीडियम ए, एक मीडियम बी, एक मीडियम सी। सबके लिए इंसिडेंट एंगल ए है, एक है, बट हर मीडियम में जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है अलग अलग है। मीडियम ए में 15 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो रहा है, मीडियम बी पे 35 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो रहा है, मीडियम सी पे 40 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो आपसे पूछा है कि बताइए कौन सा मीडियम ज्यादा डेंसर होगा, कौन सा मीडियम ज्यादा रेयर होगा, किसमें स्पीड कम होगी लाइट की और किसमें सबसे ज्यादा होगी। तो मुझे लगता है आप जानते हो जहां R सबसे मिनिमम होगा, रिफ्रैक्टिंग एंगल सबसे कम होगा, एकदम कम बन रहा है, तो मुझे लगता है वो मोर डेंसर होगा। बोलोगे क्यों? रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या होता है बताओ, ध्यान से सुनो। ये इंसिडेंट लाइट और ये रिफ्रैक्टिंग एंगल। अब एक मान लो ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है और एक मान लो ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है, तो कौन सा रिफ्रैक्टिंग एंगल कम है? कौन सा रिफ्रैक्टिंग एंगल कम है दोनों डायग्राम में? ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला कम है, तो इसका मतलब वो रे बहुत ज्यादा नॉर्मल की तरफ मुड़ा है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा डेंसर है। तो रिफ्रैक्टिंग एंगल जितना कम होगा समझो वो मीडियम उतना डेंसर होगा, याद रखिएगा। और जो मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा तो समझ जाना वहां स्पीड ऑफ लाइट जो होगी आपको पता ही है वो क्या होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि डेंसर मीडियम में जाने के बाद स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब बताओ, और मान लो जिसमें ज्यादा रिफ्लेक्टेड एंगल है तो इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा डेंसर ये होगा तो इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा रेयर होगा। तो अब बताओ ध्यान से बेटा, तो जिस मीडियम में R मिनिमम हो जाए, रिफ्रैक्टिंग एंगल सबसे कम हो जाए, समझो वो मीडियम सबसे ज्यादा डेंसर है। और जिस मीडियम में जाने के बाद R मैक्सिमम हो जाए, रिफ्रैक्टिंग एंगल मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम, तो वो क्या कहोगे कि वो सर लेस डेंसर है। लेस डेंसर यानी कि कम डेंसर है, डेंसर है बट थोड़ा कम डेंसर है। तो कम डेंसर होगा तो उस इसके कंपैरिजन में यहां स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी बताओ? मैक्सिमम होगी, इसके कंपैरिजन में मैक्सिमम। तो इस सवाल में देखा जाए तो सबसे कम रिफ्रैक्टेड एंगल 15 डिग्री है। वो किस मीडियम के लिए? ए मीडियम के लिए। यानी कि इसका मतलब ये हो गया जो ए मीडियम है वो मोर डेंसर है, बस। और जो सबसे ज्यादा जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड एंगल है वो सी मीडियम में है, कितना? 40 डिग्री। जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड एंगल जितना ज्यादा होगा तो वो बोलोगे डेंसर में ये थोड़ा कम डेंसर है, लेस डेंसर है, बस खत्म। यानी कि ए मीडियम में सबसे ज्यादा डेंसर है, यानी ए मीडियम में स्पीड लाइट की कम होगी, यानी स्पीड क्या होगी लाइट की? मिनिमम होगी। और बी मीडियम में जो स्पीड लाइट की होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम। तो क्या आपने देखा, क्या समझा आपने, क्या जाना आपने कि स्नेल्स लॉ का बड़ा एप्लीकेशन है, बहुत एप्लीकेशन है। जिस मीडियम में, ध्यान रखिएगा,
जिस मीडियम में लाइट की स्पीड मिनिमम होगी, समझ जाना वो आर मिनिमम है, जितना रिफ्रैक्टेड एंगल कम होगा स्पीड ऑफ लाइट भी उतनी कम होगी, क्योंकि आर मिनिमम का मतलब डेंसर ज्यादा है, लाइट बहुत ज्यादा बेंड होगी नॉर्मल की तरफ, और जहां रिफ्रैक्टेड एंगल उसके कंपेरिजन में ज्यादा होगी, मिनिमम मैक्सिमम का मतलब तीनों केस में रिफ्रैक्टेड एंगल जहां ज्यादा है तो समझ जाना वो कम डेंसर, डेंसर है बट कम डेंसर है, इसके कंपेरिजन में सबसे कम डेंसर है, तो वहां लाइट की स्पीड मैक्सिमम होगी, कम डेंसर में ज्यादा मैक्सिमम थोड़ी बढ़ जाती है स्पीड। तो ये सब जो पॉइंट आपने देखा, ये सारे पॉइंट्स अच्छे से सुन लो, ये स्नेल्स लॉ के थे। ऑप्टिक्स में एक बात का ध्यान रखना, आने वाले कई सारे टॉपिक्स में जनरली ऑप्टिक्स में अपने मैथ्स का कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, अगर मैथ्स में थीटा की वैल्यू स्मॉल होती है, इसका इस्तेमाल करेंगे, अगर कहीं पर भी एंगल लेंगे, कोई भी एंगल, इंसिडेंट लेंगे, रिफ्लेक्टेड लेंगे या रिफ्रैक्टेड लेंगे, अगर आपको लगे कि थीटा की वैल्यू स्मॉल है, कम है, तो याद रखना उस केस में साइन थीटा को रिप्लेस कर देते हैं थीटा से, जहां थीटा की वैल्यू कम होती है वहां साइन थीटा डायरेक्ट रिप्लेस होकर तुरंत थीटा बन जाता है, और कॉस थीटा रिप्लेस होकर 1 बन जाता है, और टैन थीटा रिप्लेस होकर थीटा बन जाता है, इसका ध्यान रखना। जहां थीटा की वैल्यू मिनिमम होती है, जहां थीटा बहुत कम होता है, वहां साइन थीटा विल बी रिप्लेस बाय थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को रिप्लेस करके 1 लिख सकते हैं, और टैन थीटा को रिप्लेस करके थीटा लिख सकते हैं, कहां, जहां थीटा की वैल्यू स्मॉल होती है। ये ऑप्टिक्स में आने वाले दिनों में, जैसे मान लो कहीं आई, अगर मान लो आई एंगल में क्या होता है, इन ऑप्टिक्स 3 तरह के एंगल मिलेंगे आपको, यहाँ 2 ही मिलेंगे, इन ऑप्टिक्स 2 तरह के मिलेंगे, क्या क्या, एक आई मिलेगा, एक आर मिलेगा। आई का मतलब अब मिलेगा आपको इंसिडेंट एंगल, आर रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्टेड एंगल, अगर रिफ्रैक्शन हो गया है तो रिफ्रैक्टेड एंगल। तो याद रखना, अब आने वाले जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें इंसिडेंट एंगल होगा, इंसिडेंट तो होगा, लेकिन इंसिडेंट के बाद अगर रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, रिफ्रैक्शन है तो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, और रिफ्लेक्टेड को भी आर से और रिफ्लेक्टेड को भी आर से, लेकिन रिफ्लेक्शन तो अब तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन तो पढ़ना नहीं है, अब तो रिफ्रैक्शन ही रिफ्लेक्शन मिलेगा, रिफ्रैक्टेड एंगल ही मिलेगा, और वहां पे ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट चलेगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बच्चे, जब आपने स्नेल्स लॉ पढ़ लिया, इसके एप्लीकेशंस आपने देख लिए, एक क्वेश्चन भी देख लिया, तो अब जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन में, वो पढ़ाने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता हूं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इट इज ए वेरी गुड कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या है जरा ध्यान से समझना पड़ेगा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट के बिना आप रिफ्रैक्शन को नहीं समझ सकते, नहीं पढ़ सकते, और ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत जरूरी है समझना, आपके ऑप्टिक्स को ये आसान कर देगा, बहुत आसान कर देगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है जरा सुनिएगा। रिफ्रैक्शन में इमेज बनाने के लिए वी शुड हैव द 2 रेज। रिफ्रैक्शन में अगर आपको इमेज बनाना है, इफ यू वांट टू मेक द इमेज, इफ यू वांट टू फॉर्म द इमेज, तो आपके पास 2 रेज चाहिए, याद रखना, हमेशा 2 रेज चाहिए, ऑलवेज। इन रिफ्रैक्शन for image formation, we should have 2 rays। इसको याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन से अगर इमेज बनाना है तो आपके पास 2 रेज का होना जरूरी है, सिर्फ 2 रेज चाहिए रिफ्रैक्शन से इमेज बनाने के लिए, 2 रेज होंगे इमेज बन जाएगा, सिर्फ 2 रेज। वो कौन कौन से रेज होने चाहिए जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चे, मैं थोड़ा सा डिटेल में करा दूं। नंबर 1, पहला रे कैसे होना चाहिए, फर्स्ट रे शुड इंसिडेंट नॉर्मल टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसको अगर पढ़ लोगे ना तो आपका सारा टॉपिक आसान हो जाएगा। यानी एक जो पहला रे गिराएंगे वो सरफेस के नॉर्मल गिराएंगे,
दैट इज विद जीरो इंसिडेंट एंगल। पहला जो रे गिराएंगे वो किसके साथ? जीरो इंसिडेंट एंगल के साथ। जीरो इंसिडेंट एंगल का मतलब क्या हो गया बेटा? I इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो आपको पता है जब इंसिडेंट एंगल जीरो हो जाता है, कौन? जो रे नॉर्मल के साथ जाता है तो उसका तो इंसिडेंट जीरो ही होगा, क्योंकि एंगल भी नॉर्मल के साथ लेना है। तो जो एंगल का इंसिडेंट, जिस रे का इंसिडेंट एंगल जीरो होता है तो वो रिफ्लेक्ट है तो उसी लाइन में वापस आता है, रिफ्रैक्ट है तो उसी लाइन में चला जाता है। then it will have no refraction। याद रखिएगा, इसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। in what? another medium। दूसरे मीडियम में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कोई भी। दैट इज जीरो रिफ्रैक्टेड एंगल। मतलब इसका जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो क्या होगा बताओ? 0 डिग्री होगा। जो रे 0 डिग्री पे गिराया जाए, मतलब नॉर्मल के साथ ले जाया जाए, तो वो दूसरा मीडियम कुछ भी हो, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। 0 पे रिफ्रैक्टेड भी 0 होता है, याद रखना। एक तो रे हम ऐसा गिराएंगे तभी इमेज बनेगा आने वाले दिनों में, ध्यान रखना। सेकेंड रे कौन सा होना चाहिए ये भी सोच लो, 2 रे चाहिए। another ray should fall at, अब दूसरा रे should fall at certain angle। एक तो रे गिराएंगे 0 डिग्री पे, मतलब नॉर्मल के साथ ले जाएंगे, जो कि 0 पे ही निकल जाएगा। और दूसरा जो गिराओगे सेकंड एंगल पे, जो कि नॉन 0 डिग्री होगा, which will refract at certain angle। जब 0 पे नहीं होगा तो रिफ्रैक्ट भी होगा। certain, और लिखो मैं डिटेल में, certain angle I पे गिराएंगे, which will refract at certain angle R in another medium। जो दूसरे मीडियम में जाने के बाद किसी एंगल पे रिफ्रैक्ट हो जाए। तो ये पॉइंट क्लियर कर लो। 2 रे गिराना है आपको, जैसे मैं बताऊं, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं समझने के लिए। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां से 2 रे ले जाओगे, एक रे बिल्कुल सीधा ले जाओगे, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। देख रहे हो ना? स्ट्रेट का मतलब क्या हुआ? सरफेस के, ये सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसके नॉर्मल के अलॉन्ग, एकदम इसके परपेंडिकुलर, यानी नॉर्मल के साथ। तो इसका आई क्या हो गया? 0 डिग्री। इसका आई 0 होगा, वो सीधे ही निकल जाएगा, उसका रिफ्रैक्टेड एंगल भी क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। दूसरा रे क्या करेंगे? एंगल पे गिराएंगे, कहीं पर भी एंगल पे। यहां पे नॉर्मल बना दो, एंगल तो नॉर्मल के साथ लेना है। ये देखो एंगल पे गिराया गया, तो वो दूसरे मीडियम में जाने के बाद रिफ्रैक्ट होगा। अब वो कैसे रिफ्रैक्ट होगा वो तो डिपेंड करता है। मान लो रेयर है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा, डेंसर है तो टुवर्ड्स नॉर्मल चला जाएगा। जैसे मान लो मैंने इसको माना है डेंसर, इसको माना है रेयर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो 2 तरह के रेज गिराने हैं, फिर इमेज बनेगा, वो इमेज बाद में बताऊंगा, कॉन्सेप्ट सीखो। 2 रेज गिराने हैं, एक सरफेस के, ये सरफेस है, इसके नॉर्मल। सरफेस के नॉर्मल का मतलब नॉर्मल के अलोंग, तो एंगल भी तो नॉर्मल के अलोंग ही लिया जाता है इंसिडेंट, यानी 0 डिग्री पे गया। तो 0 पे रे इंसिडेंट होती है तो ना तो रिफ्लेक्शन होता तो इसी लाइन में हो जाता, रिफ्लेक्शन भी उसी लाइन में होगा, यानी रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, ऐसे समझो, सीधे ही रे निकल जाएगी। जो रे सरफेस के नॉर्मल जाता है वो मुड़ती नहीं है, सीधे निकल जाती है। और एक एंगल पे गिराओगे, अब जैसे डेंसर से रेयर है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयर से डेंसर होता है तो टुवर्ड्स नॉर्मल। मतलब एक 0 पे 0 पे निकल जाएगा और एक एंगल पे मुड़ जाएगा। ये दोनों रे मिलेंगे तो इमेज बनेगा। अब अगर रियल में मिल जाएंगे दोनों तो रियल इमेज बनेगा, दोनों वर्चुअली मिलाना पड़ेगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा। बट 2 रेस को चाहिए, एक 0 डिग्री पे सीधे निकलने वाला जो 0 पे गिरेगा, 2 ही रे, सिर्फ 2 रे आपको चाहिए। रे तो करोड़ों जा सकते हैं बट आपको 2 ही रे दिखाने हैं, और एक एंगल पे जो एंगल पे मुड़ेगा। उसके बाद अगर ये दोनों मिल गए तो समझो रियल इमेज बनेगा, और दोनों अगर नहीं मिले, वर्चुअली मिले, तो ये वर्चुअल इमेज मिलेगा। 2 रे हो गए आपके पास, अगर ध्यान से देखो, ये हो गया रे नंबर 1
ऐसा समझ में है ना, ये रे नंबर 1 और आपका ये रे नंबर 2, दो रे। अब क्या बताया गया, अब ये दोनों रे अगर जहां मिलेंगे वहां इमेज बनेगा। नाउ देखो ध्यान से, बोथ रेज 1 and 2 if meet, actually अगर एक्चुअल में मिलते हैं, then after refraction real image will form। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं ताकि आपको आने वाली क्लास आसान हो जाए। रियल इमेज विल फॉर्म and if both rays meet, सुनना, virtually, अब मान लो अगर ये दोनों रेज रियली ना मिलकर वर्चुअली मिले, वर्चुअली, देन ध्यान रखिएगा, अगर दोनों रेज वर्चुअली मिलते हैं देन वर्चुअल इमेज विल फॉर्म। तो रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनेगा वो दो रेस पे डिपेंड करेगा, याद रखना। ये O का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ये O का मतलब, और रेस तो हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलते हैं, दिस O इज योर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से दो रेस निकालने हैं, एक तो 0 डिग्री पे निकालना है जो 0 पे ही चला जाएगा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा एंगल पे निकालना है जो एंगल पे मुड़ जाएगा, रेयर है तो अवे, डेंसर मीडियम होता तो टुवर्ड्स। अब ये दोनों रे अगर एक्चुअल में मिल गए तो एक्चुअल इमेज बन जाता है वहां, और वर्चुअल में मिलाना पड़ रहा है तो वर्चुअल इमेज बनेगा। बस यही है कॉन्सेप्ट, रिफ्रैक्शन के बाद कैसे इमेज बनता है। अब ये सीख गए, कॉन्सेप्ट सीख गए, तो मैं अगली क्लास से अब आपको इसका एप्लीकेशन शुरू करूंगा, इसका रिफ्रैक्शन का। तो आज जो पढ़ाया बहुत बेसिक चीज पढ़ाया है, स्नेल्स लॉ पढ़ाया, रिफ्रैक्शन पढ़ाया, एक बड़ा कॉन्सेप्ट बताया कि रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कैसे बनते हैं। सिर्फ दो रेस से बनते हैं, एक 0 डिग्री पे जो 0 पे निकल जाता है और एक एंगल पे जो एंगल पे मुड़ता है। रियल में दोनों रेस मिलेंगे तो रियल इमेज बनेगा, वर्चुअल मिलेंगे तो वर्चुअल बनेगा। ठीक है, तो अगली क्लास से अब मैं टॉपिक शुरू करूंगा अपैरेंट डेप्थ, TIR, इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे रे ऑप्टिक्स का, बट इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना और बार बार देखना। नोट्स में ना ये वाला रिटन कॉपी में नहीं मिलेगा, ये बोर्ड का ही पिक भेजूंगा, क्योंकि ये चीज जिसका नोटबुक में भेजूंगा उसमें नहीं है। ये अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है, तो लास्ट में पूरे नोटबुक जो मैं भेजूंगा रिटन पेपर वर्क के बाद बोर्ड की पिक को भी नोट कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।